ओके, तो अब देखो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग सीधे इसमें अप्लाई करेंगे ना, तो ये काट पीट के हमारी यूनिट क्या आनी चाहिए, डेल्टा टीबी की केल्विन में आनी चाहिए, ये आई केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू रख देंगे, सबसे पहले मोलैलिटी की रखेंगे, तो मोलैलिटी हमारा क्या है, ये W2 आएगा ना यहाँ पर, W2 डिवाइडेड बाई M2, W2 डिवाइडेड बाई M2 और डिनोमिनेटर में आपका W1 kg में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपकी केबी की यूनिट ले लो, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस पूरे फैक्टर से, ये क्या है W1 की यूनिट, W2 की यूनिट क्या है, ग्राम, ओके, ये हो गया ऊपर। अब नीचे M2 है आपका, M2 क्या है, ग्राम पर मोल, ठीक है। W1 आपका क्या है, W1 है आपका केजी में, ओके। अब वो जो फैक्टर हमने लिया हुआ है, कौन सा फैक्टर, कौन सा फैक्टर अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये देखो ग्राम से ग्राम गया, ठीक है, केजी से आपका केजी गया, मोल से पर मोल गया, आपका क्या बच गया, केल्विन बच गया, ठीक है। तो या तो आप यहां पर ये सीधा आ गया आंसर, बेसिक फॉर्मूला तो हमारा यही है, यही है ना बेसिक फॉर्मूला, बताना जरा। यस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने किया क्या है, देखो हमने क्या किया है, हमने उसके लिए, किसके लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो W1 है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो ग्राम में दिया होता है, इसलिए हमने क्या किया, इस केजी को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। कैसे कन्वर्ट कर दिया, W1 को यहां रखेंगे हम लोग ग्राम में और ऊपर लगाएंगे यहां 1000, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी एकदम सही है, और यदि हम लोग 1000 नहीं रखते हैं तो भी एकदम सही है, यूनिट का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, समझ में आ गया। जो 1000 है वो हम फर्दर इसको कन्वर्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है, यदि हमने केजी को, जो बेसिक फॉर्मूले जो यूनिट में जो यूनिट है केजी, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तब यूनिट नहीं कटेगी आपस में, तब नहीं कटेगी, केजी बचेगा ऊपर, हमारा आंसर आएगा लेकिन ग्राम में, हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर W2 प्रिडिक्ट करेंगे ना हम लोग, ग्राम में करेंगे, और यदि आप लोग इसको नहीं करते हो ये कन्वर्ट, तो आपका जो W2 आएगा वो किस में आएगा, W2 तो फिर भी ग्राम में ही आएगा, है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यस है ना। तो बेसिक फॉर्मूले में यहाँ पर केजी है, इसलिए बेसिक फॉर्मूले में यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। बाद में हमने क्या किया, इसको ग्राम में रखने के लिए 1000 यूज कर लिया। तो बेसिकली आप लोग यदि 1000 डिवाइडेड बाई W1 लेते हो ग्राम में, तो उसकी यूनिट तो वही है, केजी इनवर्स है इसकी यूनिट, ठीक है। इसकी ओवरऑल यूनिट क्या है, केजी इनवर्स, है ना। तो इसलिए ये केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है। तो ये है, बोलो, यस ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल था हमारा किसका, एलिवेशन इन, बताना जरा, एलिवेशन इन किसमें, किसमें एलिवेशन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने देखे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और हमारा जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनके बीच में रिलेशन भी हमने देखा, ठीक है। केबी क्या है, एक सॉल्वेंट के लिए, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, वाटर के लिए हमने इसकी वैल्यू भी देखी 0.52, ठीक है। और केबी किस पे डिपेंड करता है, M1 पे डिपेंड करता है, डेल्टा टीबी नॉट पे डिपेंड करता है, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। केबी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इफ मोलैलिटी इज taken as unity, then the elevation in boiling point is equal to molar elevation constant, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अब हम लोग आ गए हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास में, एंड दैट इज फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन, लिख लो फटाफट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जैसे उसको एबुलियोस्कोपी बोलते हैं ना, वैसे ही दिस होल टेक्निक टू डिटरमाइन M2 यूजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज क्रायोस्कोपी,
is known as cryoscopy. Okay, so we are discussing what cryoscopy. Okay, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बता दो भाई, एक लिक्विड कब फ्रीज होता है? जैसे एक लिक्विड के बॉयल होने की सिचुएशन आपको पता चली ना, वैसे ही एक लिक्विड के फ्रीज होने की सिचुएशन बता दो, वो कब फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कब कन्वर्ट हो जाएगा, बता दो। 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, वो तो उसके लिए हो गई ना, वाटर के लिए, वाटर का पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट है ये तो, है ना। हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कोई भी लिक्विड, एक गिवन लिक्विड किस सिचुएशन में फ्रीज होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बताओ। बता भी दो। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। आप लोग मुझे ये बताओ कि हमने वेपर प्रेशर लिखते चलो, चलो आप लोग लिखते चलो, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सॉल्वेंट वो ज्यादा होता है किससे? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। सही बात है क्या, ये बताना जरा, सही बात है क्या? बोलते जाओ फटाफट। यस सर। ओके, तो अब देखो, सॉल्यूशन का हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बताओ, बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी ना, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बताना जरा। इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर तब क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बताना जरा। डिक्रीजेस। सही बात है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई, कोई भी लिक्विड कब फ्रीज होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक लिक्विड कब फ्रीज होता है? व्हेन इट्स वेपर प्रेशर becomes equal to the vapor pressure of pure solid solvent। लिख लो फटाफट, क्या लिखोगे? a liquid freezes when its vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of pure solid solvent। प्योर सॉलिड सोल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर होता है ना, उसके इक्वल उसका वेपर प्रेशर आ जाए तो वो फ्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे आइस का कितना वेपर प्रेशर होता है, उतना वेपर प्रेशर यदि, देखो बेसिकली हमें फ्रीज करना है वाटर को, हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाएंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, वेपर प्रेशर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे, वेपर प्रेशर और डाउन होगा, और डाउन होगा, वेपर प्रेशर और डाउन होगा। हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, फाइनली क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर इतना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? जितना सॉलिड सोल्वेंट का है, जितना कि आइस का है, उतना वेपर प्रेशर जब आ जाएगा, तब वो वाटर का जो सैंपल हमने लिया है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का डिक्रीज करते हैं, सुन लो, टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है, और जब वो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता 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 किसके इक्वल आ जाए? प्योर सॉलिड सोल्वेंट के इक्वल हो जाए, तब वो लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सोल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वाटर के लिए वो टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। बात समझ में आई? 0 डिग्री पे किसी वाटर के सैंपल को 0 डिग्री तक हम लोग यदि हम लोग उसको कूलिंग कर देंगे उसकी, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो आइस यानी कि प्योर सॉलिड सोल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और वो फ्रीजिंग वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों ने मेंशन कर लिया क्या, बताना जरा। ओके, अब हम इसे एक ग्राफ से समझते हैं फटाफट। हमारे पास एक ग्राफ है, जैसा हमने वहां ग्राफ देखा था ना, एक वेपर प्रेशर और किसका? टेम्परेचर का। यहाँ भी हमारे पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारे पास ठीक है, देखो ये जो लाइन है
ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये लाइन है फ्रोजन सोलवेंट की। किसकी लाइन है? फ्रोजन सोलवेंट की। मैं यहां लिख देता हूं फ्रोजन सोलवेंट। ये लो भाई, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की, यानी कि इन पर्टिकुलर वेपर प्रेशर की वैल्यूज और इन पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे ये सोलवेंट है, ये फ्रोजन है, ठीक है, फ्रीज हो चुका है। ओके, ये फ्रोजन सोलवेंट की वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। अब देखो, अब हमने क्या किया है, आराम से समझना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हमारे पास दो सैंपल है, एक हमारे पास सोलवेंट है और एक हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, बताना जरा, सेम टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सोलवेंट का या सॉल्यूशन का? फटाफट। सॉल्वेंट का। सोलवेंट का ज्यादा होता है। ध्यान दो, ध्यान दो, ये हमने डॉट लगाया, ये सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, एक हमने ये डॉट लगाया, कम वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इनको फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। हमने कूलिंग स्टार्ट की, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। सोलवेंट का टेम्परेचर ये देखो ऐसे डिक्रीज होता चला गया। वेपर, अब आपको समझ में आ गया ना, यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ये देखो, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, इधर आ रहे हैं ना, तो डिक्रीज होगा टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और ये लो भाई, अब ये इसका वेपर प्रेशर, ये जो फ्रोजन सोलवेंट है, सॉलिड सोलवेंट है, इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा TF नॉट। TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। बात समझ में आ गई? इस टेम्परेचर पे इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर फ्रोजन सोलवेंट के इक्वल हो जाएगा, तो इस टेम्परेचर पे इसकी फ्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन का भी तो टेम्परेचर डाउन करेंगे ना, बात को समझते रहो, ध्यान दो इधर। सॉल्यूशन का भी हमने टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया, तो इसका वेपर प्रेशर भी डाउन होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये देखो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली इस टेम्परेचर पे आकर के, है ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पे टेम्परेचर पे आकर के इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो गया, तो ये फ्रीज हो गया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अब आप देखो, सॉल्वेंट का इतना है, और सॉल्यूशन का कम हो गया ना, कम हो गया या ज्यादा हुआ? बताना जरा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डाउन हुआ या क्या हुआ? बताओ, बता भी दो। टेम्परेचर की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, तो आपका सोलवेंट का ज्यादा है, देख लो फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का कम है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। डिप्रेशन हुआ ना फ्रीजिंग पॉइंट में, तो डिप्रेशन हुआ, तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोल्यूट मिला दिया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डिक्रीज। और कितने से डिक्रीज हुआ? इतने से डिक्रीज हुआ। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, डेल्टा TF। दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लो फटाफट, तीनों टर्म लिख लो। TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फटाफट लिखो। TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF नॉट लिखो, TF नॉट लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो इनका डिफरेंस है। आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। बात सही है ना? देख लो जरा, देख भी लो। ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपका सोल्यूट मिक्स करने से इतने से इतनी वैल्यू से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। अब आपको ये पता चल गया, एक लिक्विड कब फ्रीज होता है, बताना जरा। पता चल गया ना? यस और नो बोलते जाओ फटाफट। एक लिक्विड कब फ्रीज होता है? जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है? उसके सॉलिड जो सोलवेंट है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तब वो फ्रीज होता है। और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है।
ठीक है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इनको फ्रीज कराने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये आप देख लो, आपको पता चलेगा सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम आया है। इसका मतलब जैसे हमने सोल्यूट ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया, इतने मैग्नीट्यूड से। ये है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये तो हुआ भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग वही बात करेंगे जो हम लोग करते आए हैं। क्या? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है भाई? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ये लो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बात समझ में आ गई है आपको? तो अब क्या होगा? इज इक्वल टू के एफ एम, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के एफ की वैल्यू लिख लो फटाफट। के एफ की वैल्यू लिख लो, क्या है? केबी का नाम क्या था बताना जरा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था क्या? बोल दो केबी, इससे पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फटाफट बोलो भी। यस सर। मोलल एलिवेशन था ना, तो इसको लिख लो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, लिख लो फटाफट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका उसका दूसरा नाम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, तो इसका आ जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेकंड नाम लिख लो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका थर्ड नाम लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तीन नाम हो गए इसके, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट नंबर 1, नंबर 2 क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, नंबर 3 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, एफपी डिप्रेशन कांस्टेंट। तीन नाम हो गए। डिफाइन कैसे करोगे? वैसे ही करोगे जैसे हमने उसको किया था। इफ m इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा TF बिकम्स इक्वल टू KF, ऐसे डिफाइन करोगे ना, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। यूनिट का भी कोई चक्कर नहीं है, यूनिट इनकी वही आएगी क्योंकि उसका फॉर्मूला केबी का फॉर्मूला भी क्या था? डेल्टा T बी डिवाइडेड एम था ना, यहाँ डेल्टा TF डिवाइडेड बाई एम है, तो यूनिट तो वही आनी है, केल्विन, केजी, पर मोल। यूनिट में भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, सेम नॉलेज चल रहा है इनका। अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बताना जरा? फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला बोलते जाओ। उसका KB था ना, तो यहाँ आ गया KF W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1 ग्राम। ये लो, ये फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल KB और KF का डिफरेंस है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा? बोलो भी। आ गई सर। आ गई। यस आ गई। तो फटाफट KF का फॉर्मूला और लिख लो। एक हमने रिलेशन लिखा था ना, वहां किस किस में रिलेशन लिखा था बताना जरा? किस किस में रिलेशन था वो? KB और एंथैल्पी ऑफ भूल गए क्या? वो किस में रिलेशन था बताओ? KB और किस में था? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो सब लोग भूल चुके हैं। यस, मेमोरी लॉस। ओके, तो कोई बात नहीं। KF का फॉर्मूला, वहां KB का फॉर्मूला क्या था? बस उसमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की जगह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रखना है। बता दो जरा। R इंटू M1 इंटू वहां क्या था? डेल्टा TB नॉट, यहाँ TF नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बता दो जरा क्या था? एंथैल्पी ऑफ, वहां एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन था, यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगा मल्टीप्लाइड बाई आपका 1000। ठीक है, ये हो गया आपका KF का फॉर्मूला। सेम सेंटेंस रिपीट होगा। KF किसी भी सॉल्वेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन M1 TF नॉट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका जो वहां एक मेथड था ना, लैंड्सबर्गर मेथड, बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड लिखा था ना हमने, बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन डेल्टा TB इन लेबोरेटरी, लैंड्सबर्गर मेथड। यहाँ वो मेथड है, लिख लो। हाँ, वो वहां था, कहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या है आपका?
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें डेल्टा टीएफ लेबोरेटरी में कैलकुलेट करने के लिए लिख लो बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ कहां पे? इन लेबोरेटरी इज बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन डेल्टा टीएफ इन लेबोरेटरी इज व्हाट? बेकमैन्स मेथड। कौन सा मेथड बताना जरा? बेकमैन्स मेथड। ठीक है, तो ये आपके हो गए ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। अब एक लास्ट और है भाई, लास्ट और है, हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फटाफट लगा लो, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 3 एप्लीकेशन भी है, फटाफट लिखो एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लिए क्या? बता दो जरा। हेडिंग लगा लिए क्या? यस सर। ओके, हेडिंग लगा लिए तो फटाफट पहला लिखो, पहली एप्लीकेशन लिखो एंटी फ्रीज मिक्सचर। नंबर 1 एप्लीकेशन एंटी फ्रीज मिक्सचर, एंटी फ्रीज मिक्सचर, फटाफट लिखो एंटी फ्रीज मिक्सचर। ठीक है, एक आपका और लिखो, एक आपका और लिखो फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर। थर्ड एप्लीकेशन आपकी और लिखो एक क्लीनिंग ऑफ रोड्स इन स्नोफॉल। स्नोफॉल हो जाती है ना तो रोड क्लीन करते हैं। आपने कभी कभी अखबार में वो फोटो देखी है कि हिमाचल जो प्रदेश स्टेट है वहां पर स्नोफॉल हो गया और रोड है वो जाम हो गया, हाईवे जाम हो गया, ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो वो कैसे क्लीन करते हैं? वो आपका ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना इसको यूज लेते हैं। ठीक है, वो और फ्रीजिंग मिक्सचर आपने आइसक्रीम के कोन यदि ये जो बेचते हैं ना कोन, तो आपने कोन के बाहर यदि देखा हो कभी, आपको आपने अनजाने में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जो आइसक्रीम कोन होता है उसके बाहर जो आइस लगी होती है वो बहुत ज्यादा सोल्टी होती है, बहुत ज्यादा सोल्टी होती है, यदि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है तो। ठीक है, और दूसरा है आपका एंटी फ्रीज मिक्सचर। एंटी फ्रीज मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? जो क्या बोलते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर जो व्हीकल्स होते हैं उसके रेडिएटर में जो वाटर होता है वो भी फ्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही टेम्परेचर 0 से नीचे गया तो रेडिएटर में जो वाटर है वो भी फ्रीज हो जाएगा, तो फिर कार काम नहीं करेगी। तो कार को काम कराने के लिए क्या करेंगे? वो जो वाटर है रेडिएटर में वो तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स कर देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स क्या करता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 था, यानी कि 0 आते ही वाटर फ्रीज हो रहा था। अब क्या हो गया? वो उसको कर देता है -48 तक। यदि एक डेफिनेट रेशियो लेते हैं, डेफिनेट रेशियो हम लोग लेते हैं किसका? इसका इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का, तो -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब -48 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तक ऊपर है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तब तक जो आपके कार के रेडिएटर में जो वाटर है वो आपका फ्रीज नहीं होगा, आपकी कार काम करती रहेगी। ठीक है, यस। एंटी फ्रीज और क्लीनिंग ऑफ रोड देख लो भाई। क्लीनिंग ऑफ रोड क्या करता है? आप क्या करते हैं, जैसे रोड पे हाईवे पे आइस हो गई, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं? सोल्ट उसके ऊपर सोल्ट की स्कैटरिंग करते हैं। NaCl होता है ना, उसकी स्कैटरिंग कर देते हैं, NaCl बिखेर देते हैं उसके ऊपर, तो NaCl और आइस का मिक्सचर बन जाता है। मेरी बात को समझना, देखो, ठीक है, NaCl और आइस का मिक्सचर बन जाता है। NaCl और आइस का मिक्सचर बन जाने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होकर के वो कितना हो जाता है ना? मान लेते हैं वो NaCl के केस में वो 21 डिग्री -21 डिग्री तक चला जाता है। कहां से? 0 से। पहले 0 था, समझ लो बात को। NaCl हमने उस आइस के ऊपर डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब इतना हो गया। इसका मतलब इफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर इससे ऊपर है, बात को समझो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर यदि इससे ऊपर है -21 से, तो वो आइस है ना वो मेल्ट हो जाएगी।
क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया इसका। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बताना जरा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर स्नोफॉल हुआ है वहां का टेम्परेचर -10 चला गया। अब -10 पे क्या हुआ, जितने भी वाटर है वो सारा फ्रीज हो गया, ठीक है। इवन जो आइस वहां पर है, कहां पर, हाईवे पे जो आइस गिरी हुई है वो भी आइस फॉर्म में ही है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है, -10, ध्यान रखना -10, ठीक है। अब -10 है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, NaCl उसके ऊपर स्पार्कल कर दिया, एक स्कैटरिंग कर दिया NaCl की, जितना एरिया हमें क्लीन करना है। तो क्या होगा, NaCl आइस का मिक्सचर बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होकर के -21 तक आ गया। अब एनवायरमेंटल टेम्परेचर -10 है, उस आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हो गया ये। अब बताओ ये मेल्ट होगी कि नहीं होगी -10 पे? जिसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इतना है वो -10 पे मेल्ट होगी कि नहीं होगी, बताना जरा। -10 तो ज्यादा हो गया ना, इससे तो मेल्ट हो जाएगी, कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए वो जैसे ही वो ऐसा हम लोग NaCl डालते हैं, आइस वहां से मेल्ट हो जाती है, रास्ता आपका क्लीन हो जाता है और हाईवे चालू हो जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसी तरह से आपका एंटी फ्रीज मिक्सचर भी मैंने आपको यही बताया है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देते हैं, तो वो फिर फ्रीज नहीं होता वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो जरा। Yes, sir. आ गई? तो एक काम करना जरा, मैंने आपको रिटर्न में इसका PDF भेजा है क्या? भेजा है, समझ लो, सुन लो। ये जो तीनों एप्लीकेशन है इसका मैंने रिटर्न में आपको डिटेल वाला PDF भेज दिया है, उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा कल हम लोग करेंगे ओस्मोसिस वाला, तो ओस्मोसिस के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने भेजे हुए हैं, है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई। ओस्मोसिस का जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने भेजे हुए हैं।